नमस्कार। तो देखिए, आप जानते हैं कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके की और 10 क्वेश्चन इंग्लिश की, 10 क्वेश्चन हिंदी की। ये 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसमें से 15 क्वेश्चन जो है वो होंगे एचपीजीके के और 15 क्वेश्चन जो है वो होंगे नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के। तो आज इसी 30 क्वेश्चन को जो है हम कवर करेंगे। सबसे पहले 15 क्वेश्चन एचपीजीके के कवर करेंगे और उसके बाद 15 क्वेश्चन जो है नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के डिस्कस करेंगे। देखो, ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि लाइट की भी बात करते हैं तो लाइट में भी 60 क्वेश्चन तो एचपीजीके के ही पूछे जाते हैं और उसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल के क्वेश्चन अलग होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट परसेंटेज ऑफ वोट्स द कांग्रेस गॉट इन द स्टेट असेंबली इलेक्शंस ऑफ 2022। तो बोलते हैं कि हिमाचल में जो 2022 में इलेक्शन हुए थे ना, हिमाचल में विधानसभा के, उसमें कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट जो था वो मिले थे। अब कांग्रेस को कितने प्रतिशत वोट मिले थे, ये मिले थे 44%। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अबाउट 44% वोट जो था वो मिले थे कांग्रेस को। बीजेपी को कितने मिले थे ये आप कमेंट करके बताएंगे। देखो, ये छोटा सा काम आपके लिए बच जाता है कि बीजेपी को कितने वोट मिले थे वो आपने कमेंट करके बताना है। चाहे आप सर्च करके कमेंट कीजिए या फिर हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं ये क्वेश्चन मिशन एलाइड में, तो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट से देखिए कीजिए। क्योंकि जब आप सर्च करेंगे ना तो सिर्फ एक क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा, और भी छोटी छोटी चीज़ें आप सीख जाएंगे वहाँ से। तो जल्दी से कमेंट करके बताना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूरोपियन कमीशन हैज़ ग्रांटेड द प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस टू हिमाचल प्रदेश प्रोडक्ट ऑफ। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस प्रोडक्ट को जो है वो यूरोपियन आयोग ने जो है वो जीआई टैग देने की बात कही। तो उन्होंने जो है वो कांगड़ा टी को, कांगड़ा चाय को जो था वो जीआई टैग दिया। ये क्वेश्चन हमने मिशन एलाइड में डिस्कस किया था, गिरिराज पत्रिका में डिस्कस किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है और एग्जाम में भी एक बार ये क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश इज मैच्ड करेक्टली। तो यहाँ पर कुछ प्लेसेस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा किस डिस्ट्रिक्ट के साथ जो है वो करेक्टली मैच किया गया है। दारचू क्या कुल्लू में पड़ता है, चरी क्या ऊना में पड़ता है, देवी कोठी क्या शिमला में पड़ता है और लिप्पा क्या किन्नौर में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। तो मैच्ड करेक्टली आपको बताना है जो करेक्टली जो है वो मैच किया गया है। इनमें से हम बात करते हैं तो देखो, इनमें से ऑप्शन डी लिप्पा जो है वो किन्नौर में पड़ता है। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपने पढ़ी होगी। लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर पड़ती है, किन्नौर में ही जो है वो पड़ती है। तो इस तरह से आपने लिप्पा को किन्नौर के साथ जोड़ना है और लिप्पा असरंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी जाए तो वो भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं यहाँ पर आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग एरियाज द करेक्ट सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है वो उप आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो है। तो इसकी पहचान करनी है कि कौन सा जो है वो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन जो है वो आता है। तो इनमें से जो है वो पोंटा साहिब जो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है, इंदौरा जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का है, ये जो है वो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन में जो है वो आते हैं। हिमाचल को अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया है और अलग अलग जोन्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो फॉल करते हैं। अगर हम बात करते हैं ना इस सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन की, तो सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन का आपको पता चल गया कि इसमें जो है वो पोंटा साहिब, इंदौरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, ऊना भी वैसे इसमें ही आता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर प्राइनोटाइप ऑफ मैरिज ऑफ द खसास ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि खस जनजाति जो हिमाचल प्रदेश में है ना, इनके बीच में प्राइनो एक मैरिज का टाइप है। ये किस तरह की मैरिज जो है वो है, तो याद होगा क्वेश्चन मैंने बहुत बार रिवाइज करवाया है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ा तो पढ़ा है ही है, रिवाइज भी हमने बहुत बार किया है उसके बाद। तो खस जो है ये खसास के बीच में प्राइनो जो है वो एक लव मैरिज का टाइप है। लव मैरिज ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खस ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में है उसके बीच में प्राइनो एक गदर भी मैरिज का टाइप आता है। एक इनके बीच में ब्याह भी जो है वो मैरिज का टाइप आता है। ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर देखना थोड़ा, यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोलते हैं मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड्स मंथली फेलोशिप टू दोज रिसर्चर्स ऑफ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हु डू नॉट गेट एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज करेक्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना चलाई गई है उसमें जो सरकारी विश्वविद्यालयों में शोधकर्ता हैं उनको मासिक फेलोशिप जो है वो दी जाती है। अब मासिक फेलोशिप उन्हीं को दी जाएगी जिनको कोई और फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सरकार की तरफ से नहीं मिलती। तो ये कितनी राशि उनको दी जाती है। इस मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना के तहत 3000 पर मंथ का प्रोविज़न रखा गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 3000 पर मंथ का यहाँ पर प्रोविज़न है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं आइडेंटिफाई फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ओवरऑल रैंकिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश
आउट ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज एटसेट्रा अंडर हिमालयन स्टेट कैटेगरी यूटी ऑफ स्टेट्स यूनियन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021। तो ओवरऑल पूछा गया है कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2021 का, कौन से ईयर का, 2021 का। इसमें आपको हिमाचल का रैंक जो है वो बताना है। तो हिमाचल का रैंक यहाँ पर क्या रहा था, 18वां रैंक जो था वो हिमाचल का यहाँ पर रहा था, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज इन हिमाचल प्रदेश एज ऑफ सितंबर 2023। तो सितंबर 2023 तक का डाटा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बैंक की सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेज जो था वो हिमाचल प्रदेश में थी। अगर डाटे की हम बात करते हैं ना, तो हिमाचल प्रदेश का जो भी डाटा है, कुछ डाटा 2022 तक होगा, कुछ 2023 तक होगा। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग है। और हमने देखा था कि हिमाचल प्रदेश में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस थी वो थी पंजाब नेशनल बैंक की। किस बैंक की, पीएनबी, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पीएनबी की हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस थी। पीएनबी को कौन फॉलो करता था, यानी कि पीएनबी के बाद किसका नंबर आता था, पीएनबी के बाद जो था वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नंबर जो था वो आता था। किसका, दूसरे नंबर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहता, तीसरे नंबर पर ये यूको बैंक जो था वो आता था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, कितनी ब्रांचेस थी पीएनबी की, तो हमने जाना था कि पंजाब नेशनल बैंक की जो ब्रांचेस थी वो 350 थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेस थी वो 349 थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यूको बैंक की, तो यूको बैंक की 181 ब्रांचेस थी हिमाचल प्रदेश में। ये हमने ब्रांचेस वाइज जो था जाना था, सितंबर 2023 तक का डाटा हमने जाना था। हमने ये भी पढ़ा था कि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है ना, उनकी कितनी ब्रांचेज हैं, टोटल 1170 ब्रांचेज जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ये सारा डाटा नोट होना चाहिए आपके पास हर टाइम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट वाज द लार्जेस्ट स्टेट। तो बोलते हैं कि शिमला जो था ना, शिमला में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी शिमला हिल स्टेट्स में। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सी जो था वो सबसे बड़ी हुआ करती थी। अगर हम लार्जेस्ट की बात करते हैं, इन ऑप्शंस में से बात करते हैं, क्योंकि वैसे तो मैंने ओवरऑल बताया है आपको कि बुशहर रियासत का एरिया सबसे ज़्यादा हुआ करता था, परंतु बुशहर तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बुशहर के अलावा कौन सी ऐसी रियासत थी जो सबसे बड़ी थी इन टर्म ऑफ एरिया शिमला की इन हिली रियासतों में से, तो वो थी ठियोग रियासत। ठियोग ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, ठियोग रियासत थी, ठियोग का एरिया कितना था, ये भी तो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ना कि ठियोग का एरिया कितना था। तो ठियोग का एरिया था 144 स्क्वायर मीटर, 144 स्क्वायर मीटर जो था वो इसका एरिया था। इसके अलावा हमारे पास जैसे कि कोटी रियासत यहाँ पर दी गई है, इस कोटी रियासत की अगर हम बात करते हैं 50 स्क्वायर मीटर इसका एरिया आता था। भज्जी हमारे पास यहाँ पर दी गई है, भज्जी रियासत दी गई है, भज्जी का एरिया 94 स्क्वायर मीटर आता था। और कुमारसेन की अगर हम बात करते हैं तो कुमारसेन का कितना एरिया जो था वो आता था, कितना एरिया ये कवर करती थी कुमारसेन रियासत, तो ये 84 स्क्वायर मीटर करती थी। रामपुर बुशहर सबसे बड़ी रियासत अदरवाइज हुआ करती थी, परंतु ऑप्शन में हमने ये दिया ही नहीं था रामपुर, तो कैसे आप क्लिक करते। एग्जाम में अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं सुख आश्रय सहायता कोष हैज़ बीन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय कीपिंग अ सम ऑफ रुपी। तो सुख आश्रय सहायता कोष हिमाचल सरकार के द्वारा बनाया गया। बोलते हैं कि कितने अमाउंट से ये बनाया गया, तो ये 101 करोड़ से बनाया गया था। 101 करोड़ जो है वो सही आंसर है। ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर नहीं पूछा गया है किसी एग्जाम में तो पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बोलते हैं इन विच ईयर कैपिटल ऑफ पंजाब गवर्नमेंट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम शिमला टू चंडीगढ़। तो पंजाब की राजधानी पहले शिमला में हुआ करती थी। शिमला में कहाँ से हो चलती थी ये, तो शिमला में देखो मुख्य रूप से जो गवर्नर का कार्यकाल चलता था, या फिर जो पंजाब का हाई कोर्ट था वो भी पहले शिमला में होता था। तो वो पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पर हुआ करता था, वो पीटरहॉफ बिल्डिंग में हुआ करता था। पीटरहॉफ जहाँ पर होटल है ना, वहाँ पर हुआ करता था। अब पंजाब की गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया शिमला से चंडीगढ़ 1953 में। ऑप्शन सी बी जो है वो सही आंसर है। अभी पंजाब की कैपिटल कहाँ पर है, चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है। और नाथूराम गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी का असैसिनेट किया था, गोली मारकर हत्या की थी, उनका ट्रायल भी हुआ था, तो वो उस टाइम पीटरहॉफ में हुआ था, ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें, बैटल ऑफ ढलोग पूछा गया है यहाँ पर। बैटल ऑफ ढलोग फाउट इन विच ईयर। तो ढलोग का जो युद्ध लड़ा गया था वो कब लड़ा गया था, कौन से ईयर में जो था वो लड़ा गया था, तो 1623 में ये लड़ा गया था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बैटल ऑफ ढलोग फाउट इन 1623, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है हु वॉज रूलर ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट व्हेन मोहम्मद गौरी अटैक्ड इंडिया। बोलते हैं मोहम्मद गौरी ने जब भारत के ऊपर आक्रमण किया था तो उस टाइम चंबा के शासक कौन हुआ करते थे।
तो विजय वर्मन उस टाइम शासक हुआ करते थे, ऑप्शन सी सही आंसर है। विजय वर्मन देखो उस टाइम शासक हुआ करते थे जब मोहम्मद गौरी के द्वारा आक्रमण किया गया था। मोहम्मद गौरी का ये आक्रमण कौन से ईयर का रहा? लगभग 1191-92 के बीच का जो था ये आक्रमण रहा था। 1191 और 92 के बीच का ये आक्रमण रहा था। क्या इनको कुछ फ़ायदा मिला यहाँ से? हाँ देखो, इनको फ़ायदा यहाँ से मिल गया था। इनको फ़ायदा कैसे मिला था? इन्होंने इस आक्रमण का फ़ायदा उठाया और इन्होंने लद्दाख के कुछ क्षेत्रों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, कश्मीर के कुछ क्षेत्रों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। तो कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर इन्होंने अपना कब्जा जो था वो थोड़े थोड़े क्षेत्रों में जो था वो कर लिया था। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इनहेबिटिंग हिमालयन टेरिटरी गेव नेम ऑफ खासगर एंड कश्मीर। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में रहने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति ने जो था वो खासगर और कश्मीर का नाम दिया था? देखो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? खसास। खसास ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। खस सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर कुठ कल्टिवेशन स्टार्टेड इन लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में ये कुठ की खेती जो था वो कब स्टार्ट हुई थी? कुठ की खेती अगर हम लाहौल स्पीति में बात करते हैं कि कब ये स्टार्ट हुई थी तो 1925, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 1925 में 1925 में जो था ये कुठ की कल्टीवेशन जो था वो लाहौल स्पीति में शुरू हो गई थी। ठीक है जी, 15 क्वेश्चन HPGK के जो था वो कंप्लीट हो गए। अगर देखो PGT की तैयारी कर रहे हैं तो PGT में यही ऐसे ही क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो हम पूछे जाएंगे और पेपर 1 में जो है वो पास होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो मेहनत इतनी करो और कोशिश इतनी करो कि बाद में पछतावा ना हो कि यार ऐसा ये हमने नहीं किया। अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न करो, जितनी मेहनत कर सकते हैं करो। और टेस्ट सीरीज अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली ऑपरेशन कामधेनु लॉन्च्ड इन विच स्टेट यूटी टू कर्ब कैटल स्मगलिंग। तो बोलते हैं कि पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए ये जो ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया ये कहाँ पर चलाया गया? देखो ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया पशु तस्करी जो होती है उसके ऊपर ताकि रोक लगाई जा सके या फिर उसके ऊपर बैन लगाया जा सके, उसको कर्ब में अपने कंट्रोल में लाया जा सके, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो था ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन। ये क्वेश्चन शायद बहुत पहले भी एग्जाम में पूछा गया था, शायद उस टाइम भी चर्चा में आया था, परंतु अब फिर से चर्चा में आया है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना बिहार में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बिहार पटना में जो है ये स्थित है, ये नोट करना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4 ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो बोलते हैं कि ये जो एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम शांति प्रयास रखा गया है, शांति प्रयास 4 इस बार हुआ, ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया? ये काठमांडू में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी काठमांडू जो कि नेपाल में पड़ता है वहाँ पर ये आयोजित किया गया। अब देखो हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो होती है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज होती है, ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो है वो होती है। युद्ध अभ्यास आप में ध्यान रखना है। सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है, इंडिया और नेपाल आपस में करते हैं। धर्मागार्जिन एक्सरसाइज होती है, इंडिया और जापान आपस में करते हैं। एक्सरसाइज इक्विवेरियन होती है, ये इंडिया करता है मालदीव्स के साथ। ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज को जो है वो करता है। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अभी आप मुझे कमेंट करके क्या बताएंगे कि एक एक्सरसाइज इंडिया करता है संप्रीति। संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया के द्वारा की जाती है। कौन सी कंट्री के साथ ये संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया करता है, ये आप कमेंट करके जो है वो बताएंगे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नेम द स्टेट ऑफ द आर्ट सैटेलाइट दैट इसरो रिसेंटली लॉन्च्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो बोलते हैं उस अत्याधुनिक उपग्रह का नाम बताइए जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया, जाकि उससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके, जो आपदा आती है उसका जो उससे जो है फिर मैनेज किया जा सके। तो इस तरह से इसरो ने जो था वो एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसको नाम दिया था इनसैट 3DS। ये नाम जो था वो उसको दिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इनसैट 3DS जो है वो उसको नाम दिया गया था। ये इनसैट 3DS नाम ध्यान रखना है।
यहाँ पर वही लिखा गया है कि इनसेट 3DS जो था वो इसरो ने लॉन्च किया। अच्छा, इसरो की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और इसका प्राइमरी फोकस यही था कि वेदर फोरकास्टिंग को इम्प्रूव किया जाए, डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है वो इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, वही इसका टारगेट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है थर्ड मीटिंग ऑफ आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। बोलते हैं कि आसियान भारत एक माल व्यापार समझौता हुआ जिसको AITIGA कहा गया, जिसको एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट कहा गया। बोलते हैं ये कौन सी कंट्री के द्वारा जो था वो होस्ट किया गया। ये होस्ट किया गया किसके द्वारा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपने देश भारत के द्वारा ही होस्ट किया गया। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आसियान का पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके मेंबर कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं वो पता होना चाहिए आपको कि आसियान के मेंबर कौन कौन से हैं। आसियान के मेंबर्स में जो है वो कंबोडिया, इंडोनेशिया आ जाता है, एक ब्रुनेई कंट्री इसमें आ जाता है, लाओ कंट्री, मलेशिया कंट्री, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया आसियान का मेंबर नहीं है। इंडिया जो है वो आसियान का मेंबर नहीं है, परंतु अभी ये थर्ड मीटिंग हुई थी आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट की, इसको इंडिया ने जो था वो होस्ट किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या बोलते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली तामस सुल्योक इलेक्टेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं कि हाल ही में तमास सुल्योक को जो है वो किस देश का नया राष्ट्रपति जो है वो चुना गया। तो ये हंगरी कंट्री के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शन बी जो है वो हंगरी यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। अभी हम कुछ और प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग कंट्रीज़ के पढ़ेंगे तो वो आपके रिवाइज हो जाएंगे आने वाली वीडियोज़ में, और डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प भी करेंगे। इंडिविजुअली अगर आपको याद है ना किसी भी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो वो मैच करने में आपकी हेल्प कर देगा। अगर मैच करने को पूछा गया, स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा गया, वहाँ पर हेल्प कर देगा। बेसिक फंडा क्या है कि याद तो चीज़ें होना, पहले तो चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकेम द 32nd नाटो मेंबर। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन का 32nd मेंबर बना है। मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर दिया, पक्का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। देखो, एक तो हमने अभी इस महीने की जो हमारी मंथली करंट अफेयर की सीरीज़ होती है उसमें डिस्कस किया, उत्तीर्ण सीरीज़ में डिस्कस हुआ है। ये कौन सी कंट्री बनी है, ये स्वीडन बनी है 32nd मेंबर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ पोर्टल टू हेल्प इंश्योरेंस कंपनीज रीच आउट द फार्मर्स एंड रूरल पॉपुलेशन फॉर डिफरेंट सर्विसेज। द नेम ऑफ द पोर्टल इज। तो देखो, केंद्र सरकार के द्वारा जो बीमा कंपनियां होती हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, वो किसानों तक पहुंच सकें, ज़रूरतमंदों तक पहुंच सकें, उनकी हेल्प करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उनकी हेल्प करने के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उस पोर्टल का क्या नाम है, सारथी नाम है उस पोर्टल का। ऑप्शन सी जो है वो सारथी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछ लिया गया तब भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली पूछा गया तब भी नहीं होना चाहिए। आगे बोलते हैं रिसेंटली वनतारा इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं वनतारा पहल अभी खबरों में थी, ये किससे संबंधित है। वनतारा जो पहल है, इनिशिएटिव है, वो एनिमल वेलफेयर से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया एंड 10th इन द कंट्री टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल जीवन मिशन अंडर जल जीवन मिशन। तो बोलते हैं कि हाल ही में कौन सा राज्य जो है वो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर जल, इसमें 100% संतृप्ति करने वाला जो है वो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बना है। और पूरे देश में हम बात करें तो ये 10वें नंबर का राज्य बना है। तो ये बना है कौन सा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो बना है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। कल परसों ही हमने मिशन एलाइड या गिरिराज में इकोनॉमिक सर्वे में हमने हिमाचल के डाटा भी जाना था इस हर घर जल मिशन के तहत ही, तो वो वहाँ से देख लेना, वहाँ से भी हेल्प आपको फिर मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पर। उससे पहले अगर एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो एलाइड के लिए देखो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आप वहाँ से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेफिनेटली सहायता मिलेगी आपको। अगर ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हैं तो एलाइड ही नहीं, बहुत सारे एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प मिलेगी। अभी जियो का रिजल्ट आया है, अब जियो जैसी अपॉर्चुनिटी हाथ में नहीं थी तो एलाइड से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। उसको अवेल करना है तो नीचे लिंक दिया गया है टेस्ट सीरीज़ का, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद में परफेक्शन ला सकते हैं। जो एरर आपसे होते हैं उन एरर्स को कम कर सकते हैं
और सक्सेस मिलने में यही चीज़ें आपकी हेल्प भी करेंगी। नीचे लिंक दिए गए हैं, वहाँ से अवेल कर लेना। आगे बोलते हैं सी डिफेंडर 2024 इज एन जॉइंट कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो बोलते हैं सी डिफेंडर 2024 भारत और किस देश के बीच में जो था वो एक संयुक्त तट रक्षक अभ्यास है। तो देखो ये भारत का है यूएसए के साथ, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। भारत यूएसए के साथ जो है वो उसको करता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु वॉन द फर्स्ट प्राइज एट द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2024। तो नेशनल यूथ पार्लियामेंट जो एक फेस्टिवल होता है 2024 का, उसमें बोलते हैं ये अवार्ड किसको दिया गया। तो देखो ये प्राइज़ दिया गया किसको, यतिन भास्कर दुग्गल को। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, यतिन भास्कर दुग्गल को ये दिया गया। अच्छा, यूथ डे कब मनाया जाता है, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, ये आप कमेंट करके अभी बताएंगे। नेशनल यूथ डे कब जो है वो मनाया जाता है, और इंटरनेशनल लेवल पर भी यूथ डे मनाया जाता है, तो वो कब मनाया जाता है वो भी कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरी ईयर सेलिब्रेटेड ऑन। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। थीम इसकी क्या थी इस बार, थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलेरेट प्रोग्रेस, ये इसकी थीम रखी गई थी। ये हो गई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटरनेशनल वुमेन डे की थीम एक साल बाद भी पूछी जा सकती है, इतने इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है जी, तो 8 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलेरेट प्रोग्रेस जो था वो इसकी थीम रखी गई थी 2024 के लिए। इस ईयर इसकी थीम 2024 में क्या रखी गई थी वो आपने ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो सर्विस लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो बोलते हैं कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा जो था निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू की गई। तो देखो ये कहाँ पर शुरू की गई थी, ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्टार्ट की गई थी कोलकाता में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, कोलकाता में ये अंडर वाटर मेट्रो सर्विस जो था वो स्टार्ट की गई थी। आगे बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट फीमेल स्नाइपर इन दी बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की पहली महिला स्नाइपर जो है वो बनी है। पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, उनका क्या नाम है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है सुमन कुमारी। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, सुमन कुमारी जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है वो बनी है। तो इनका नाम डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाना चाहिए, तो आपको याद होगा, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखें, यहाँ पर वही लिखा गया है कि यहाँ पर सब इंस्पेक्टर हैं ये सुमन कुमारी, और हिमाचल प्रदेश से ही, अपने हिमाचल से ही ये संबंध रखती हैं। गिरिराज पत्रिका में भी हमने इनका पढ़ा था। फिर बोलते हैं कि इनको जो है वो बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर जो है बनने का मौका मिला है, या फिर ये बनी है अभी, ये नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं नाबार्ड यहाँ के नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज एस्टेब्लाइज्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी, परंतु किसकी एक रिपोर्ट आई थी जिसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, वो आप कमेंट करके बताएंगे। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, मैंने पढ़ा है, ये पढ़ाया है उत्तीर्ण सीरीज में हमने पढ़ा है। जल्दी से कमेंट करके जो है वो बता दीजिए कि किसकी रिकमेंडेशन पर इस नाबार्ड की स्थापना की गई थी। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, अगर टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tolexam31 इस तरह से सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, डेफिनेटली आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट अब आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाती है, तो ज्वाइन कर लेना। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।